नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 8 क्या है? इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इंडिया की क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में है। जैसा कि यू रीड न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। जैसा कि आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या टीवी में देखते हो या दूसरों को आपने वेदर के बारे में बात करते हुए सुना होगा। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। यू मस्ट नो यानी कि आप जरूर जानते होंगे कि दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वेदर है वो क्या है? वो एटमॉस्फेयर में होने वाला प्रतिदिन जो परिवर्तन है, चेंजेस यानी कि परिवर्तन, यानी कि जो वेदर क्या है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में होने वाला प्रतिदिन प्रतिदिन परिवर्तन क्या है? वेदर है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा। इसमें चेंजेस इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में चेंजेस, रेनफॉल, सनशाइन, ये सारे शामिल हैं। एग्जांपल के लिए, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। से एग्जांपल के लिए मौसम कभी क्या होता है? हॉट होता है या कोल्ड होता है, यानी कभी गर्मी होती है, कभी ठंडा होता है, यानी कि गर्म होता है या ठंडा होता है। सनी या क्लाउडी होता है, विंडी यानी कि हवा चलती है या बहुत शांत रहता है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब कई दिनों तक लगातार कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार, ठीक है, कई दिनों तक लगातार जब गर्म रहता है, मौसम जो वेदर है गर्म रहता है, तो अब क्या होता है? यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। उस टाइम आपको किसी वार्म क्लॉथिंग यानी कि गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कूल थिंग्स, और उस गर्मी के मौसम में आप जो है कि ठंडा चीजें खाना या पीना पसंद करते हो। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, देयर आर डेज टुगेदर, कुछ ऐसे भी दिन होते हैं, यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ्स व्हेन इट इज वेरी विंडी और चिली, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बिना किसी वूलन क्लॉथ के आपको ठंडा फील होता है, ठीक है, यानी कि आप अगर वूलन क्लॉथ नहीं पहने उस टाइम आपको ठंडा फील होता है। व्हेन इट इज वेरी विंडी और चिली, जब बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं या मौसम ठंडा होता है, चिली होता है, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट, और आपको पसंद होता है कुछ आप हॉट खाओ, यानी गर्म चीजें खाना आपको उस टाइम पसंद होती हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया, जो इंडिया में जो मेजर सीजन रिकॉग्नाइज कौन कौन से? कोल्ड वेदर सीजन, जिसको कि विंटर बोलते हैं, जो कि दिसंबर टू फेब्रुवरी होता है। हॉट वेदर सीजन यानी कि समर, जो कि मार्च टू मई होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, जो कि जून टू सितंबर होता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून मतलब जो मानसून हमारा वापस जाता है, ठीक है, एक बार मानसून आता है फिर जब लौटता है उसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो विंटर सीजन कब से कब तक? ये है दिसंबर से लेके मई तक होता है विंटर सीजन अपना, ठीक है। और उसके बाद समर सीजन होता है मार्च से लेके मई तक, ठीक है। और उसके बाद आता है रेनी सीजन, जो रेनी सीजन होता है वो जून से लेके होता है सितंबर तक। और उसके बाद जब मानसून के लौटने का टाइम होता है यानी ऑटम सीजन जो होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। तो ब्रॉडली जो हमारा सीजन है वो कितने में? 4 पार्ट में डिवाइड है। अतः कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन के टाइम में द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। अब जब विंटर सीजन यानी जब ठंड का टाइम होता है, जो सन की रेज होती है दोस्तों, वो डायरेक्टली इस रीजन में नहीं पड़ती, डायरेक्टली फॉल नहीं होती है। किस रीजन में? जिस रीजन में विंटर सीजन होता है। ऐसा नहीं कि पूरे अर्थ पे जिस रीजन में, यानी यहाँ पे नॉर्मली इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है? विंटर सीजन के टाइम में जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली इंडिया में या उस रीजन में नहीं पड़ती, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप जो टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न इंडिया में वो काफी कम होता है। हॉट वेदर सीजन और समर। अब समर क्या होता है? इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। तो हॉट वेदर रीजन में क्या होता है? जो सन की रेज होती हैं मोर और लेस डायरेक्टली वो उसी रीजन पे फॉल होती हैं, ठीक है। यानी कि जो समर सीजन होता है उसमें जो सन की रेज है मोर और लेस, यानी कि मे बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ती हैं या थोड़ा सा इधर उधर पड़ती हैं, यानी कि मोर और लेस डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, इस टाइम टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल ब्लू।
जो हॉट और ड्राई विंड्स चलते हैं जिसको हम लू बोलते हैं, ब्लो ड्यूरिंग द डे के टाइम में लू चलते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन में क्या होता है, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। दिस सीजन इज मार्क्ड यानी कि मार्क करता है बाय द ऑनसेट, ऑनसेट मतलब आना या स्टार्ट होना, एडवांस ऑफ मानसून मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। यानी कि यह सीजन जो है यह मानसून के आने का तथा उसके आगे बढ़ने का सीजन होता है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड। तो इस सीजन में दोस्तों क्या होता है, जो विंड होता है वो जो हवाएं होती हैं वो अरेबियन सी तथा बे ऑफ बंगाल बंगाल से लैंड की तरफ बढ़ती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और वे अपने साथ क्या मॉइस्चर भी कैरी करती हैं। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल आकर, अब जो ये विंड हैं जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से चलती हैं, जब ये माउंटेन बैरियर से टकराती हैं तो क्या उस टाइम उस रीजन में क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब रेनी सीजन होता है यानी जब बारिश का टाइम होता है तो क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं, जो विंड होती हैं वो बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से इंडिया की तरफ यानी जो लैंड एरिया है वो यानी कि इंडिया पे यहाँ पे बात जो लैंड वाली बात की जा रही है, यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से जो हवाएं चलती हैं जो कि अपने साथ क्या कैरी करती है, मॉइस्चर कैरी करती है, तो इस लैंड के साइड बहती हैं। उसके बाद जब वो माउंटेन बैरियर से टकराती हैं, ठीक है, तो टकराती हैं तो उससे क्या होता है, इस रीजन में बारिश होती है। अब आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन, यानी कि मानसून के लौटने का जो सीजन होता है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब इस टाइम क्या होता है, जो विंड होता है वो लैंड से यानी इंडिया का जो लैंड एरिया है उससे मेनलैंड से हो, मेनलैंड के साइड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, यह मानसून मानसून के लौटने का सीजन होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है पार्टिकुलरली जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, इस सीजन में यानी कि ड्यूरिंग ऑटम सीजन वहां पे बारिश होती है, ठीक है। यानी कि जो इंडिया वाला रीजन है ये इधर से जो हवाएं चलती हैं, जो विंड चलती हैं मेनलैंड से कहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साइड जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वहां पे पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वहां पे इस सीजन में रेनफॉल होता है, बारिश होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। अब बात आती है कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट जो है किसी भी एक रीजन का है, किसी भी एक प्लेस का एवरेज वेदर कंडीशन है जो कि बहुत कई सालों से मेजर किया गया है, ठीक है। यानी कि 8-10 साल कुछ भी, सपोज 10 ईयर्स हमने ले लिया, 10 ईयर्स इस रीजन का जो एवरेज वेदर कंडीशन होगा। वेदर क्या होता है, वेदर डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ का जो एवरेज वेदर चेंजेस होता है कई सालों में जो मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। एक क्लाइमेट को आप डायरेक्टली बोल सकते, क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन which have been measured over many years। The climate of India has broadly been described as monsoon type। जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको ब्रॉडली कैसे डिस्क्राइब किया गया, उसको क्या नाम दिया गया, मानसून टाइप, ठीक है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। जो मानसून है वो कहाँ से, अरेबिक वर्ड से लिया गया, इसको मौसम नाम का अरेबिक वर्ड है उससे लिया गया जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब बात आती है ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन दोस्तों होता है जो एरिया यानी कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके 23 डिग्री हाफ साउथ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे जैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ से लेके यानी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो रीजन है इक्वेटर के आजू बाजू, ये दोनों इसके बीच का जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड, इसलिए ज्यादातर जो बारिश होती है वो मानसून विंड द्वारा होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन रेन। जो इंडिया में एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो इस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ए बॉन्टीफुल क्रॉप। बॉन्टीफुल क्रॉप मतलब अच्छा खासा, बहुत पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो अच्छे मानसून का मतलब है वहां पे मीन एडिक्वेट रेन यानी अच्छी बारिश होगी और जिससे बहुत ज्यादा फसल होगी, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स आर द रीजन ऑफ द अर्थ सराउंडिंग द इक्वेटर। दे आर डिफाइंड लैटिट्यूड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन southern hemisphere। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief। देखो भैया जो क्लाइमेट होता है किसी भी एक प्लेस का, जो क्लाइमेट होता है वो कई चीजों से अफेक्ट होता है, कई चीजों से प्रभावित होता है। आप बोल सकते हो किसी भी एक जगह का जो क्लाइमेट होता है
वो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, अल्टीट्यूड मतलब कि उसका सी लेवल से जो हाइट है, ठीक है? और डिस्टेंस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि जो सी है उससे डिस्टेंस कितना है इस पे डिपेंड करता है, तथा वहाँ का रिलीफ फीचर क्या है उस पे डिपेंड करता है। देयरफॉर इसलिए वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसलिए हम इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें रीजनल डिफरेंस फील कर एक्सपीरियंस करते हैं। रीजनल डिफरेंस का मतलब जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, while द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। अब जैसा कि जो जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान में है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये बहुत ही गर्म, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि द्रास और कारगिल जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे उसी टाइम फ्रीजिंग कोल्ड होता है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, जो जो कोस्टल प्लेसेस हैं जैसे कि मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है? दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यहाँ पे नहीं ज्यादा, ये वाले जो प्लेसेस हैं यानी कि मुंबई और कोलकाता जो कि क्या है कोस्टल प्लेस है, यहाँ पे नहीं ज्यादा गर्म होता है नहीं ज्यादा ठंड होती है। बीइंग ऑन द कॉस्ट पे होते हुए दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, ये जो प्लेसेस होते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमिड होते हैं। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे जो विंड रहती है, जो हवाएं रहती है, उसमें बहुत सारा क्या होता है? पानी रहता है, वाटर रहता है, प्रेजेंट रहता है। Mawsynram in Meghalaya received the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। देखो जो मौसिनराम है कहाँ पे? मेघालय में, यानी कि मेघालय में है, जहाँ पे वर्ल्ड 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 के हिसाब से यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है, वो मौसिनराम में होती है जो कि मेघालय में है। वाइल इन पर्टिकुलर यानी कि किसी एक साल ऐसा भी होता है, एक साल ऐसा यानी कई साल, बोल दें एक साल हो गया, फिर यहाँ पे वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर यानी कि पूरे साल इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर राजस्थान, नहीं राजस्थान में जो जैसलमेर है में भी हो सकता है पूरे साल वहां पे बारिश ही ना हो, ठीक है? यानी कि मौसिनराम हमने देखा वहां पे वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, ठीक है? जबकि जैसलमेर वहीं पे जैसलमेर में यहाँ एक साल बारिश ही नहीं होती, ठीक है? हो सकता है कि एक साल क्या हो बारिश ना हो कई साल। नेचुरल वेजिटेशन, अब देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, देखो हम अपने सराउंडिंग में अपने आसपास एक कई वैरायटी का या एक बहुत ही बड़ी वैरायटी प्लांट लाइफ देखते हैं, ठीक है? वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हम अपने सराउंडिंग में प्लांट लाइफ की एक वैरायटी देखते हैं। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, देखो किसी एक खेल के मैदान में जहाँ पे ग्रीन ग्रासेस हरी हरी घासें होती हैं, वहां पे खेलना कितना अच्छा लगता है। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड shrubs लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ स्मॉल प्लांट्स जैसे कि जिसको कि हम बुशेस या श्रब बोलते हैं, ठीक है? यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम बुशेस और श्रब बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है? यानी कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं छोटे छोटे होते हैं जिनको बुशेस या श्रब बोला जाता है, जैसे कि कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा। बिसाइड्स देर आर मैनी टॉल ट्रीज सम विद मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो आर सम व्हिच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। बिसाइड इसके अलावा देर आर मैनी टॉल ट्रीज, या और कुछ बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, सम विद मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स, कुछ में तो बहुत सारी ब्रांचेज और लीव्स होती हैं जैसे कि नीम हो गया, मैंगो हो गया, और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत यानी कुछ मात्रा में केवल जो कि क्या होती हैं लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, जैसे कि पाम ट्री। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। ये है क्या नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वो ग्रासेस श्रब्स और ट्रीज जो कि ग्रो होते हैं, अपने खुद पे ग्रो होते हैं बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के या इंटरफेरेंस के, उसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल वेजिटेशन। इसको फिर से देख लो आप, यानी ग्रासेस श्रब्स और ट्री जो कि अपने खुद से ग्रो होते हैं बिना किसी ह्यूमन बीइंग्स के हेल्प के, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। डू यू अंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो देखो जो डिफरेंट टाइप का नेचुरल वेजिटेशन है वो इस पे डिपेंड करता है, और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रेनफॉल। ड्यू टू वेरी क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है।
तो इस वजह से इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो इंडिया में एक नेचुरल वेजिटेशन का एक वाइड रेंज है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, अब बात आती है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वे कई काम करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम जानते हैं, हमने साइंस में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स दिख रहे हैं ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दैट वी ब्रीथ, और उसके बाद उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कौन देता है, हमें प्लांट्स देते हैं। एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम CO2 रिलीज करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, वो CO2 रिलीज करते हैं। यानी कि वो CO2 छोड़ते हैं, उसके बाद इस CO2 को कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, जो प्लांट्स के बाइंड मतलब बांधना, जो सॉइल, जो प्लांट्स का रूट होते हैं, जो उनकी जड़, उनकी जड़ें होती हैं पौधों की, वो क्या करती हैं, जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, उसको बांध के रखती हैं। इस प्रकार दे कंट्रोल सॉइल, इससे क्या होता है, सीधी सी बात, जब वो मिट्टी को बांध के रखेंगी, उसका इरोजन नहीं इरोजन नहीं करने देंगे, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा। Forest provide us with timber for furniture, fuel, fodder, medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. तो फॉरेस्ट हमारे लिए और क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर यानी कि लकड़ी, जैसे फर्नीचर के लिए, फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम और बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स में, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखो जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो जो वाइल्ड लाइफ है उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। नेचुरल हैबिटेट मतलब जो प्रकृति ने उनको रहने का जो जगह दिया है, वो उसको बोलेंगे हम नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है, वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। जो भी जंगली मतलब जंगल में जो भी लाइफ, जो भी फॉरेस्ट में लाइफ है, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. Reckless मतलब अंधाधुंध, जो अंधाधुंध ट्रीज की, यानी कि जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे क्या हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एक लार्ज एक्सटेंट तक जो है डिस्ट्रॉय हो गया है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमको ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन, और जो एग्जिस्टिंग वन यानी जो पहले से पेड़ पौधे हैं उनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और हमारे लिए एक चीज और भी जरूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हमारे लिए कितना जरूरी है। We can have special programs like वन महोत्सव to involve more people in making our earth green। हमको जो है कि बहुत सारे और सारे प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए, बनाना चाहिए, जैसे कि वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, अपनी अर्थ को ग्रीन करने में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है वो एक वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का क्या है, होम है, घर है। ठीक है, यानी कि जो जंगल है वो विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ का क्या होता है, निवास होता है, घर होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड worms which dwell in the forest। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, उभयचर, इसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि लैंड पे भी रह सके और वाटर में भी, यानी एन एनिमल दैट कैन लाई बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। यानी कि एनिमल्स की हजारों स्पीसीज, स्पीसीज यानी प्रजातियां, ठीक है, यानी कि एनिमल्स की हजारों स्पीसीज, और एक लार्ज वैरायटी किसकी, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, ममल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट की और वॉर्म्स की रहती हैं, जो कि कहाँ पे रहती हैं, ड्वेल इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहती हैं। ठीक है, जंगल में, यानी ये सारी जो स्पीसीज हैं और जो ये लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, ममल्स, बर्ड, इंसेक्ट और वॉर्म रहते हैं, ड्वेल करते हैं। ड्वेल मतलब रहना। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, जैसा कि आप जानते हैं जो टाइगर है क्या है, वो हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। या इंडिया, जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसके कई बहुत सारी पार्ट्स में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। जो गिर फॉरेस्ट है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये यहाँ पे कौन, ये जो गिर फॉरेस्ट है ये एशियाटिक जो लायंस है उनका क्या है, घर है।
अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, गुजरात का मैप है। यहाँ पे देखो गिर नेशनल पार्क, तो यहाँ पे है गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट किसका होम है? ये एशियाटिक लायंस का होम है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। जो आसाम का जो फॉरेस्ट है वहां पे एलिफेंट और वन हॉर्न यानी एक सिंग वाला जो राइनोसेरस होता है वहां पे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कि आसाम के जंगल में रहते हैं। एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। जो एलिफेंट यानी कि जो हाथी होती है वो केरला और कर्नाटका में भी पाई जाती है। और रेनस जो राइनोसेरस है इसको बोलते हैं हिंदी में गैंडा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो एलिफेंट और एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो असम के जंगलों में घूमता रहता है। एलिफेंट आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड जो एलिफेंट यानी जो हाथी होता है वो केरला और कर्नाटका में भी पाया जाता है। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड दे रन ऑफ कच रिस्पेक्टिवली। जो कैमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एसेस होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्रेट इंडियन डिजर्ट में और रन ऑफ कच्छ दोनों में पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपार्ड, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। जो हिमालय रीजन है, जो अपना हिमालय वाला जो रीजन है वहां पे वाइल्ड गोट्स पाए जाते हैं, स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं, यानी कि जो बर्फ में रहने वाले जो लियोपार्ड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और बियर्स यानी कि भालू पाए जाते हैं। बिसाइड दिस, इनके अलावा मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। इनके अलावा हमारी कंट्री में और बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीता, चीतल एक्सेट्रा। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, और इसी का इंडिया जो है इक्वली रिच है बर्ड लाइफ में भी, यानी कि बहुत सारी बर्ड लाइफ भी इंडिया में है। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जो पिकॉक है यानी जो मोर है हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। जो अदर कॉमन जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो क्या है, पैरट्स पाए जाते हैं, पिजन्स पाए जाते हैं, मैना, गीज, बुलबुल और डक पाए जाते हैं। There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनाई गई ताकि जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी हैं उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर। इससे क्या होता है, जब जो सेंचुरीज बनाई जाती है इससे क्या होता है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है ताकि जो पक्षी हैं, जो भी बर्ड है उनको हंटर जो शिकारी होते हैं उनसे बचाया जा सके, प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है। देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज, यानी इंडिया में स्नेक की लगभग कई सौ स्पीसीज पाई जाती हैं। कोबराज एंड क्रेत आर इम्पोर्टेंट अमंग देम। कोबरा और क्रेत जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, इन जो स्नेक की स्पीसीज है ये ज्यादा, जो कोबरा है क्रेत ये जो है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन सारी स्नेक की स्पीसीज में से। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। देखो ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, देखो क्या हो रहा है, जैसे कि बहुत तेज हम फॉरेस्ट की कटाई करें, बहुत सारे जंगलों जंगलों में हम पेड़ों को काट रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं जानवरों का और बर्ड्स का। इससे क्या होगा, बहुत सारी जो स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ की, इंडिया की वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी जो स्पीसीज है वो रैपिडली मतलब बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लगभग विलुप्त हो चुकी है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि बनाए गए हैं। दी गवर्नमेंट has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals। तो जो गवर्नमेंट है उसने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे कि एक का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन जो एनिमल्स हैं इनको बचाने के लिए। ठीक है। यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप भी योगदान दे सकते हो। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फीदर्स। तो आप, अब बात आती है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करो। आप एक काम किया करो, आपने कोई भी चीजें, ऐसी चीजें ना लो, ऐसी चीजें लेना ऐसी चीजें लेने से बचो जो कि किसी एनिमल की बॉडी से बनाओ, जैसे उनकी बोन से बनाओ, हॉर्न से बनाओ, फुट से बनाओ, स्किन से या फीदर से बनाओ। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हम प्रत्येक साल हम क्या करते हैं, मनाते हैं वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनके निवास को यानी कि उनके हैबिटेट को कंजर्व रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके।
अब यहाँ पे जैसे माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, सम बर्ड सच एज पिंटल डक, डक यानी कि बतख, curlew, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year। ये सारे जो बर्ड्स हैं ये हमारी कंट्री में हर साल विंटर सीजन में माइग्रेट करते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टेंट वेटिंग एज लो एज 15 ग्राम, जो अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है लिटिल स्टेंट, उसका वेट कितना है, लगभग 15 ग्राम है, इससे भी कम होगा। फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर टू रीच इंडिया, जो कि आर्कटिक रीजन से ट्रेवल करता हुआ इंडिया आया आता है कितना, लगभग 8000 किलोमीटर चलकर। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मान लो माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं वो दूसरी कंट्री से आते हैं, दूसरी रीजन से आते हैं और आके इंडिया में माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।